हेलो फ्रेंड्स। एक्चुअली आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आज की जो तिथि है जो कि 24 अप्रैल की है। 24 अप्रैल जो है ये हमारे भारतीय इतिहास में बहुत अहम भूमिका रखता है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस विषय पर मुझे बोलने के लिए मेरे एक बहुत ही ख़ास मित्र हैं जिन्होंने बहुत मुझे मोटिवेट किया था। उसके बाद मैं इस विषय पर वीडियो बनाना चाहता था, परंतु ये वीडियो इतना बड़ा हो जाता कि मुझे इस वक्त फ़िलहाल मेरे बिज़ी शेड्यूल होने के कारण से मैं नहीं बना पाया। और लेकिन ये विषय इतना प्रिय है मुझे और ये मेरे सबसे फेवरेट सब्जेक्ट में से सबसे फेवरेट टॉपिक रहा है। तो और आज का दिन भी बहुत ख़ास है, तो मैंने सोचा कि ये इसके विषय में एक बहुत छोटी सी डिस्कशन करूँ आपके साथ। छोटा सा डिस्कशन करना चाहूँगा कि आज का जो डेट है 24 अप्रैल 24 अप्रैल भारतीय इतिहास में इतना महत्वपूर्ण योगदान रखता है कि आज के दिन अगर मैं बात करूँ तो ये दिन था 24 अप्रैल 1973 का। 24 अप्रैल 1973 को ख़ास बात ये हुई। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि 24 अप्रैल 1973 जो कि आज का दिन है, 24 अप्रैल है आज। और इस दिन सबसे पहले भारतीय क्रिकेट इतिहास के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जी का जन्म होता है, जिन्होंने अपने जीवन शैली से बहुत कुछ, अपने क्रिकेट के खेल से भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके साथ ही साथ कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हुई इस दिन जो कि मुझे इससे भी ज़्यादा प्रेरित करती हैं, जो कि थी हमारे भारतीय संविधान से रिलेटेड। भारतीय संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि हर भारतीय नागरिक को जानने का उसका पूरा अधिकार होता है और हर एक भारतीय नागरिक को चाहिए कि वो संविधान के विषय में ज़रूर जाने। और कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मेरे सिलेबस में नहीं आता है, परंतु फिर भी ये मुझे बहुत प्रिय सब्जेक्ट है। मैं जब भी खाली होता हूँ इसे पढ़ने का और समझने का प्रयत्न करता रहता हूँ। और आपको मैं बता दूँ, भारतीय संविधान में इतनी कहानियाँ, इतनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं भारतीय इतिहास से कि इसे छोटे से वीडियो में समाना मेरे लिए तो नामुमकिन सा लगता है मुझे, परंतु फिर भी समय के कमी होने के कारण मैं इसे बहुत छोटे से रूप में बताना चाहूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि इस मंथ के अंत तक मैं इस विषय पर और अधिक प्रकाश डालने की कोशिश करूँ, अगर मुझे समय सही से मिल पाता है तो अब हम इस समय को ज़्यादा नहीं बिताते हैं और सीधा मुद्दे पर आते हैं। बात है 24 अप्रैल 1973 की। 24 अप्रैल 1973 में, जैसा कि मैंने कहा, सचिन जी का जन्मदिन होता है। इसके साथ साथ एक और घटना घटती है जो कि भारतीय इतिहास को बदल कर रख देती है। 24 अप्रैल 1973 में एक भारत के आज तक के सबसे बड़े केस केशवानंदा भारती का जजमेंट आता है। और ये जजमेंट जो आता है ये पूरे इतिहास में बता देता है कि भारत में संविधान के ऊपर किसी की सत्ता नहीं चलेगी, चाहे फिर वो पार्लियामेंट हो, चाहे कोई और व्यक्ति। तो इसे मैं बहुत छोटे से कहानी के रूप में बताना चाहूँगा। और एक घटना घटती है 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 में भारतीय संविधान में एक और घटना होती है जो कि भारतीय संविधान का 73वां अमेंडमेंट होता है, 73rd अमेंडमेंट होता है। और इसमें पंचायत राज्य को नोटिफाइड किया जाता है। पंचायत इसीलिए 24 अप्रैल को हर साल पंचायत राज्य दिवस भी मनाया जाता है और आज भी मनाया जा रहा है। और ये, लेकिन मेरा जो आज का कंटेंट है वो पंचायत राज पर नहीं है, इस विषय पर हम कभी और बात करेंगे। आज जो मेरा विषय है वो है केशवानंदा भारती जजमेंट। केशवानंदा भारती जजमेंट जो था ये हमारे
बहुत सारे विषयों को जोड़ता है एक साथ, और ये जो कंटेंट है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी रखता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो केशवानंदा भारती जो केस होता है ये हमारे इकोनॉमिक्स से जुड़ा है। इकोनॉमिक्स में अगर हम पाठ्यक्रम में भी देखेंगे तो ये हमारे लैंड रिफॉर्म में आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये हमारे इतिहास से जुड़ा है। इतिहास में की जब मैं बात करता हूं तो ये स्वाधीन भारत के बाद का जो भारत है उस विषय पर आता है। प्राय बहुत सारी परीक्षाओं में भी इस विषय पर पढ़ाया जाता है। इसके अलावा ये विषय जो है ये आपका सोशल जस्टिस पर निर्भर है। इसके अलावा राज्य व्यवस्था पर निर्भर है, पॉलिटी और आपका कॉन्स्टिट्यूशन पर तो है ही। इसके अलावा एक और योगदान रखता है जो कि आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन पर निर्भर होता है। क्योंकि नेशनल रिलेशन इसलिए बोल रहा हूँ कि इस कहानी का छोटा सा एक भाग जो होता है वो आपका सोवियत संघ पर जुड़ा रहता है। और इस छोटे से कहानी को मैं बताना चाहूँगा इस घटना को छोटे से कहानी के रूप में, परंतु इस वीडियो में मैं उस कहानी को बहुत छोटे से रूप में समझाने का प्रयत्न करूँगा। परंतु इसके बाद मैं अवश्य इस विषय पर जो है दोबारा से एक वीडियो बनाने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो इस घटनाक्रम में या फिर इस कहानी में मैं बोलूँ कि कुछ किरदार आपको देखने को मिलेंगे जिसमें इंदिरा गांधी जी हैं और उनके विपरीत में कामराज हैं। उसके बाद आपका मोरारजी देसाई हैं और एक तरफ आपका बोलो तो सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट के भी दो भाग हैं जो दो हिस्से बटे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसमें कुछ जजेस भी रहे हैं, उनकी भी भूमिका रही है। साथ ही साथ एक वकील भी हैं जो भारतीय इतिहास में बहुत योगदान रखते हैं, जो कि जिनका नाम है नानी पालकीवाला। नानी पालकीवाला जो वकील हैं वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह से संविधान को कुछ इस तरह का प्रयत्न करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे जो राज्यसभा या लोकसभा है, पार्लियामेंट है, उनसे ऊपर न जा सके। क्योंकि उस समय में जो घटना घट रही थी उस समय में पार्लियामेंट में कुछ इस तरह से घटना हो रही थी कि पार्लियामेंट चाहता था कि सारे पावर हमारे हाथ में हो और सुप्रीम कोर्ट जो था कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस के अधिकारों के वजह से सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसले जो देता था वो पार्लियामेंट के विपरीत में देता था। तो इस कारण से क्या होता था कि पार्लियामेंट चाहती थी हमारी सत्ता बनी रहे और सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह से रास्ते से हट जाए। तो वो इस तरह से बार बार क्या हो रहे थे कि हमारे संविधान में बार बार अमेंडमेंट किए जा रहे थे जिसके वजह से कि ये सत्ता को हटाया जा सके सुप्रीम कोर्ट की। परंतु ऐसा नहीं हो पाया और केशवानंदा भारती जो जजमेंट है, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बता दिया फैसले से कि नहीं, सबसे सुप्रीम पावर सुप्रीम कोर्ट के पास ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के कुछ ऐसे भाग हैं जिन पर हमारी पार्लियामेंट का अधिकार नहीं रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं ये आज़ादी के समय के, आज़ादी के बाद जब संविधान बन रहा था या संविधान बना, उस समय महात्मा गांधी जी जो थे उनका देहांत हो चुका था। उसके बाद की घटना है संविधान। और अगर महात्मा गांधी रहते तो शायद संविधान जिस तरह का है उस तरह का नहीं होता। कुछ विषय ऐसे होते जो कि अभी महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण न रहते, या कुछ विषय ऐसे होते जो कि उस अभी महत्वपूर्ण नहीं है और वो महत्वपूर्ण हो जाते। जब संविधान बना तो उसमें कुछ लोग एग्री थे संविधान से और कुछ लोग में मतभेद भी था। तो ये तो विषय हमेशा से चलते रहा है कि जब भी कोई भी चीज़ नया आता है उसमें मतभेद होना स्वाभाविक है। तो इसी में एक विषय आता है कि ये सबसे बड़ा अगर मैं बात करूँ तो लैंड रिफॉर्म से जुड़ी हुई घटना है। तो बात ऐसी थी
कि इसमें अगर जब मैं इस विषय को बता रहा हूँ तो इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के कुछ हिस्से ज़रूर शामिल होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 22 पार्ट हैं। कुल 22 पार्ट में जो पार्ट 3 है और पार्ट 4 है, ये इस टॉपिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। भाग 3 जो है आपकी, अगर मैं बात करता हूँ तो भाग 3 जो हमारे संविधान का है वो है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। और पार्ट जो कि पार्ट 3 है, पार्ट 3 आपका जो आता है, इसमें हमारे हिसाब से जो है 12 आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में रहता है और 36 से लेकर 51 तक जो है 51 तक जो है ये आपका पार्ट 4 में आता है, जो कि DPSP है। मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार एक ऐसा विषय है कि मूल अधिकार में अगर आप जाते हैं तो मूल अधिकार में कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसे पावर दे रखे थे कि मूल अधिकार आपको राज्य से मिलेंगे और ये हर एक नागरिक का अधिकार होगा, हर एक नागरिक का अधिकार होगा। अगर आपको लगता है कि इस अधिकार में आपका खनन हो रहा है या इस अधिकार से आपको वंचित किया जा रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते थे या जा सकते हैं बोल। तो मूल अधिकार में, परंतु DPSP जो था वो इस तरह का नहीं था, उसमें आप डायरेक्ट नहीं जा सकते थे। यहीं पर क्या घटना होती है कि हमारे जो संविधान है उसके फंडामेंटल राइट्स को लेकर कुछ लड़ाइयाँ होती हैं। भारत जब आज़ाद हुआ उस समय आज़ादी के सपने सबके थे, परंतु आज़ादी के मायने सबके अलग अलग थे। हर आदमी का आज़ाद होने का मतलब एक नहीं था। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो किसान वर्ग के जो लोग थे, किसान वर्गों के लिए आज़ादी का मतलब था कि उन्हें उनकी ज़मीन मिले, और वो उस पर उस समय ज़मींदार शासन बहुत चल रहा था और ज़मीन का बहुत मुख्य हिस्सा जो था वो ज़मींदारों के पास था। तो ज़मींदारों के पास होने के कारण जो किसान थे, किसान उस पर अपना उन्हें कर देना पड़ता था। तो किसान के लिए आज़ादी का मतलब वो था कि हम अपनी ही ज़मीन को किसी और को क्यों देंगे। और कहीं ना कहीं भारत सरकार को भी ऐसा लग रहा था कि क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ उस समय भारत सरकार चाहती थी कि कुछ ज़मीन जो थे, जो ज़मींदारों के हाथ में थे, वो चाहती थी कि उनसे लेकर वितरण किया जाए, क्योंकि धन का वितरण समान होना चाहिए, इस तरह का प्रावधान भी था। तो धन के अब अगर एक व्यक्ति के पास ही संपूर्ण संपत्ति है तो दूसरे में कैसे बांटा जाए। तो इसके लिए संविधान में जब संविधान लागू किया गया उसके कुछ समय बाद ही सरकार ने प्रयत्न किया कि इसमें ज़मींदारों के लिए किया जाए, ज़मींदार जो है उनसे ज़मीन ली जाए और लेकर दूसरों को दी जाए। परंतु बात ये थी कि जब ज़मींदारों से ज़मीन लेने की बात आती है तो जब ज़मींदार बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के थ्रू हमारे पास जो ज़मीन है वो ज़मीन जो है हमारी, उस पर हमारा उसे रखने का, बेचने का, इस पर हमारा मूल अधिकार है। तो इस विषय को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। इस तरह से बहुत सारे केसेस चले। अंत में क्या होता है कि ये लड़ाई जो है, अगर मैं बोलूँ तो ये संविधान के 2 आर्टिकलों के बीच की लड़ाई है। तो ये 2 लड़ाई के बीच में ऐसा होता है कि अंत में कुछ इस तरह इंदिरा गांधी जी का साझा, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं और जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय संविधान का फर्स्ट अमेंडमेंट किया। फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद लोगों को लगा कि नहीं, अब सुधार हो चुका होगा, परंतु स्थिति कुछ परिवर्तनशील रही और स्थिति के दौरान फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद भी लड़ाई नहीं ख़त्म होती है। और इसके बावजूद भी क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में बार बार लड़ाई होती रहती है। और कुछ केसेस होते हैं, कुछ केसेस में आपको अगर मैं बता दूं कि जैसे कि आपका शंकरी प्रसाद भारत सरकार मामला जो है वर्सेस
इंडियन गवर्नमेंट, इस तरह का होता है। सज्जन सिंह केस होता है, फिर आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार केसेस है। इस तरह के कुछ केसेस होते हैं। और अंत में इंदिरा गांधी के समय पर जो होता है ये आपका केशव नंदा भारती केस होता है। केशव नंदा भारती जो रहते हैं, ये आपके जो है केशव नंदा भारती केस जो रहता है, इसमें जो शंकराचार्य रहते हैं केशव नंदा भारती, उनके बीच में ये केस होता है। तो अंत में संविधान जो रहता है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके पहले कुछ जजमेंट आया रहता है, जो जिसमें कि आर्टिकल आपका 24, 25, 26 और 29 के बीच की बात रहती है। गोलकनाथ केस का ये विषय है। तो इसे जब मैं पूरे सही से वीडियो बनाऊंगा, उस समय मैं आपको इसके विषय में डिस्कस करना चाहूँगा। ये मुमकिन तो नहीं जो दिल चाहा। तो फिर क्या होता है कि इसी बीच में जो है केशव नंदा भारती केस का जो रहता है आपका जजमेंट, तो मूलभूत रूप से मैं आपको बता दूं कि केशव नंदा भारती जो है, ये केस हुआ था कि आपका जो था गोरखालैंड वाला जो केस था, गोलकनाथ वाला केस जो था, उसमें जो जजमेंट आया था, जिसमें आर्टिकल 24, 25, 26 और 29 जो रहते हैं, तो इस केस में उसी आर्टिकलों को रद्द करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि उस संशोधन जो हुए थे उसके ऊपर ही चुनौती दी गई थी कि वो गलत है। चूँकि और बता दो कि चूँकि गोलकनाथ मामला में जो थे 11 न्यायाधीश बैठे थे, 11 जजेस बैठे थे। तो इस मामले में क्या था कि मतलब एक होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है कि अगर हम किसी प्रीवियस टॉपिक पर ही बात कर रहे हैं कि प्रीवियस जो केस हुआ उस पर बात करें, तो प्रीवियस में जितने जज रहते उससे ज़्यादा जजेस होने अनिवार्य हैं। तो क्योंकि उस समय में जो गोलकनाथ केस था उसमें 11 जजेस बैठे थे, तो इसमें आपका जो था 13 जजेस बैठे थे। और इस 13 न्यायाधीश का जो गठन था, और इसमें जो केशव नंदा भारती में जजमेंट आता है, ये जजमेंट 7:6 के रेशियो में आता है। मतलब कि 7 जजेस जो थे वो पक्ष में फ़ैसला देते हैं और 6 लोग जो थे वो पक्ष में फ़ैसला नहीं देते हैं। और अगर मैं आपको बात बताता हूँ कि केशव नंदा भारती केस का जो जजमेंट आता है, उसमें कहा जाता है कि संविधान जो है हमारा, वो संविधान की संरचना जो बनी है उसका प्रमुख मूलभूत तत्व जो है उसे कोई नहीं बदल सकता, जो कि मतलब अमेंडमेंट का पावर जो कि आर्टिकल 368 में दिया गया है, तो उस पर विवाद मतलब उसको रद्द करते हुए बताया जाता है कि आप अमेंडमेंट करेंगे पार्लियामेंट, परंतु आर्टिकल 368 में अब ये बात होगी कि आप कभी भी जो संविधान का मूलभूत तथ्य है जिसके लिए संविधान बना था, उसे आप कभी भी कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकेगा। उसे सिर्फ जो कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी, सिर्फ उसके अलावा कोई और परिवर्तित नहीं कर पाएगा, जो कि अब वो कमेटी नहीं है। तो इस वजह से कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में के जो मूलभूत तत्व हैं वो कभी भी परिवर्तित नहीं किए जा पाएंगे। अब मैं बताता हूँ कि मूलभूत तत्व क्या है। मूलभूत तत्व में आपको अगर मैं बोलूँ तो आएंगे आपके संविधान की सर्वोच्चता, मतलब कि सबसे ऊपर संविधान ही रहेगा, उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। उसके अलावा आपको अगर बोलते हैं विधायिका, कार्यपालिका एवं नगर पालिका के बीच में जो बंटवारा है उनकी शक्तियों का, वो फिर आपका संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, संसदीय प्रणाली, जो पार्लियामेंट के लिए रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की गरिमा, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशकों तत्वों के बीच जो संतुलन है, वो न्याय तक प्रभावकारी पहुंचना और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये जो हैं ये मूलभूत तत्व हैं संविधान के। इन्हें कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। तो यही एक बहुत बड़ा जजमेंट रहा। इस जजमेंट के बाद से क्या आज तक कभी भी कोई भी पार्लियामेंट या कोई भी सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं रहा कि वो जो
मेन जिस कारण से बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन, जो उनके मूलभूत तत्व रहे हैं, उन्हें कोई बदल नहीं पाए। तो ये यहाँ तक मैं आपको एक बहुत छोटी सी जानकारी दिया हूँ, पर उम्मीद करता हूँ कि मैं इससे बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा अपने अगले वीडियो के साथ।